चैप्टर नंबर 1 एटॉमिक अटैक्स एंड डिस्ट्रक्शन। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट है। ये 6 अगस्त 1945 की एक सुबह है। जापान के शहर हिरोशिमा पर अमेरिकी B-29 फाइटर जेट नमूदार होता है और लिटिल बॉय नामी एटॉमिक बम गिरा देता है, जिसके नतीजे में पूरे सिटी की 76,000 इमारतों में से तकरीबन 90% मुकम्मल तौर पर जल गई या मलबे का ढेर बन गई। इस एटॉमिक एक्सप्लोजन में तकरीबन 1,14,000 इंसान मारे गए। इस अटैक के 3 दिन बाद ही यानी 9 अगस्त 1945 को जापान के एक और शहर नागासाकी पर फैट मैन नामी एटॉमिक बम गिरा दिया गया, जिसके नतीजे में मजीद 74,000 जाने गईं। यानी सिर्फ इन 2 बड़े हमलों के नतीजे में जापान के 2 बड़े शहरों में 2 लाख से भी ज्यादा इंसान मारे जा चुके थे और हजारों जख्मी भी हुए थे। और न्यूक्लियर रेडिएशन से बाद में होने वाले नुकसानात भी शॉकिंग थे, जिसने बेशुमार जिंदा बच जाने वाले लोगों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और इनके असरात अगली नस्लों तक भी मुंतकिल होते रहे। इसके अलावा इन हमलों में बच जाने वाले लोगों की बड़ी तादाद लंबे अरसे तक शदीद नफ्सियाती सदमे, स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार रही। चैप्टर नंबर 2 इनिशियल चैलेंजेस एंड रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद जापान ने बेमिसाल हिम्मत, मेहनत और लगन के साथ एक नेशन के तौर पर खुद को दोबारा खड़ा करके दिखाया। एटॉमिक बॉम्ब्स के नतीजे में होने वाले नुकसानात और सेकेंड वर्ल्ड वार में हार के बावजूद आज जापान 4.3 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी है। इतने बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर के जमीन बोस हो जाने के बावजूद भी आज एक्सपोर्ट वॉल्यूम के एतबार से जापान का दुनिया भर में चौथा नंबर है, जबकि टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में तो जापान को वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट का लीडर माना जाता है। तो जापान ने आखिर ये सब कुछ कैसे अचीव किया? क्या जापान की अमेरिका के हाथों तबाही के बाद इस रिकंस्ट्रक्शन में अमेरिका का भी कोई रोल था? आज की इस वीडियो में हम जापान की एटॉमिक बॉम्ब से तबाही से लेकर जापान की तरक्की के इंटरेस्टिंग सफर के बारे में ही बात करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार में डिफीट के बाद जापान को बहुत से इब्तदाई चैलेंजेस और अफरा तफरी के हालात का सामना करना पड़ा। बड़े लेवल पर इंसानी जानी नुकसान तो हुआ ही, लेकिन लाखों अफराद के बेघर होने, खुराक की कमी और माशी तबाही ने इंसानी बहरान को मजीद बढ़ाया। जंग में शिकस्त और अलाइड फोर्स के कब्जे के बाद जापान को जंगी सनतों के खात्मे जैसे इकदाम भी करने पड़े। जंगी तबाही के बाद जापान की बहाली और तामीर नौ के मुश्किल सफर में बहुत से अवामिल ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। मुसीबत के आलम में जापान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद और अमेरिका की तरफ से अदा किए गए अहम किरदार के साथ अपनी बहाली के सफर का आगाज किया। वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने के बाद जापान में पहले से मौजूद बादशाही निजाम खत्म हुआ तो वहाँ का कंट्रोल अलाइड पावर्स ने संभाल लिया। अमेरिका ने एक अहम दिफाई और माशी ताकत के तौर पर मुख्तलिफ इकदाम के जरिए जापान को मदद फराहम की। इस सिलसिले में अमेरिका ने एक माहिर इक्तसादियात और सिफारतकार जोसेफ डोज की क़यादत में डोज लाइन प्लान तश्कील दिया। इसका मकसद हुकूमती अखराजात में कमी, टैक्सेस में इजाफा और मालियाती इस्लाहात को नाफिज करने जैसे इकदाम मुतारिफ करवा कर जापान में मालियाती इस्तेहकाम को बहाल करना था। मजीद ये कि अमेरिका ने जापान की माली इमदाद भी की और अशिया खुर्दनोश का जरूरी सामान भी फराहम किया और फौरी तौर पर जापान की इक्तसादी बहाली में मदद के लिए रॉ मटेरियल की भी पेशकश की। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इदारों के जरिए इंटरनेशनल फंडिंग्स और इन्वेस्टमेंट के जरिए मुल्क की इक्तसादी तरक्की और बेसिक स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स को मजीद आगे बढ़ाया। चैप्टर नंबर 3 रोल ऑफ जापानीज लीडरशिप एंड गवर्नमेंट। जंग के बाद जापान के सियासी मंजरनामे में अहम तब्दीलियां आईं। एक नई जमहूरी हुकूमत का कयाम अमल में आया और शेखरो योशिदा जापान के पहले वजीर आजम बने। शेखरो योशिदा ने 1946 से 1947 तक और फिर 1948 से 1954 तक वजीर आजम के तौर पर काम किया। उनका दौर जापान में इक्तसादी बहाली और तरक्की का पेशखेमा साबित हुआ, जिसमें बड़े गेम चेंजिंग पॉलिसी डिसीजंस लिए गए। इन अहम इकदामात में से एक योशिदा डॉक्ट्राइन था, जिसने जापान की रिवायती अस्करियत पसंद इकोनॉमी से हटकर तामीर नौ पर तवज्जो देते हुए जापान की इक्तसादी बहाली के लिए एक रोड मैप दिया। जापान ने अपनी फौजी ताकत को नुमाया तौर पर दोबारा तामीर न करने का फैसला किया और इसके बजाय खित्ते में इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए इक्तसादी तरक्की और पीसफुल सिफारतकारी पर तवज्जो दी। इस विजन ने जापान को इक्तसादी तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन किया। चैप्टर नंबर 4 डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशन ने जंग के बाद जापान की बहाली में और एक काबिल एहतराम शनाख्त हासिल करने में काफी अहम किरदार अदा किया। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जापान को अपनी आइडेंटिटी दोबारा बनाने और मुखालफिन के साथ मफाहमत जैसे बड़े चैलेंजेस का सामना था। सिफारती जराये के जरिए जापान ने अमन और ताउन के लिए अपने अज़म का ऐलान किया और इंटरनेशनल कम्युनिटी का एतमाद दोबारा हासिल करने के लिए कोशिशें की। जंग के बाद जापान की हुकूमत ने अलाइड पावर्स की निगरानी में जो आइन तैयार किया वो जापान को इंटरनेशनल इशूज को हल करने के लिए वार या मिलिट्री पावर के इस्तेमाल से रोकता है। अमन पसंदी का ये अज़म तब
से ही जापान की नेशनल आइडेंटिटी का एक हिस्सा बन गया है, जिसने इनकी फॉरेन पॉलिसी के नुक्ता नजर को नुमाया तौर पर मुतासिर किया है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्लिमानी जमहूरियत का निजाम राइज किया गया, जिससे तमाम तर इख्तियारात बादशाह से लेकर पार्लियामेंट को मुंतकिल किए गए और बादशाह को महज एक रियासत की अलामत के तौर पर एक रस्मी सा ओहदा दिया गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी में जापान के दोबारा इंजमाम में एक अहम संग मील 1951 में सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी पर साइन करना था। 48 कंट्रीज की मौजूदगी में होने वाले इस मुआहदे ने इत्तेहादियों के कब्जे के खात्मे और जापान की खुद मुख्तारी को बहाल किया। इसने मुल्की इलाकाई हदूद को भी तस्लीम किया और वार के वक्त के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए एक फ्रेम वर्क भी तश्कील दिया। अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख्तलिफ तंजीमों में जापान की शिरकत ने बैनुल अक़वामी ताउन और क़याम अमन की कोशिशों के लिए इनकी लगन और सीरियसनेस को जाहिर करता है। जापान की यह डिप्लोमेसी बाद में इक़्तिसादी तरक्की का भी एक अहम जरिया बनी। चैप्टर नंबर 5, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल पॉलिसीज। जापान की तामीर नौ में कुछ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल पॉलिसीज का अहम रोल है, जिन्होंने कौम की जरूरियात को पूरा किया और एक सस्टेनेबल तरक्की की बुनियाद रखी। इस सिलसिले में एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को अप्लाई करना एक अहम स्टेप था। गवर्नमेंट ने बड़े बड़े जमींदारों से जमीनें वापस लेकर उन्हें किसानों और छोटे काश्तकारों में डिवाइड कर दिया और एक फर्द या खानदान के पास जमीन की ज्यादा से ज्यादा मिकदार का तयन भी कर दिया। काश्तकारी के मॉडर्न तरीकों को अपनाया गया। इसके अलावा हाउसिंग लैंड लोन कॉर्पोरेशन ने जंग के बाद तबाहशुदा मकानात और शहरी इलाकों की रिकंस्ट्रक्शन में मदद फराहम करने में एक अहम किरदार अदा किया। टैक्स इंसेंटिव्स के जरिए बचत और सरमायाकारी की तरगीब दी गई, जिससे माशी तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी अफरादियत के मंसूबों के लिए सरमायाकारी इकट्ठा करने में मदद मिली। चैप्टर नंबर 6, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिकल प्रोग्रेस। वर्ल्ड वार 2 के बाद तबाह हाल जापान की तामीर नौ के दौरान इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में अच्छा इजाफा देखा गया, जो जापान की इक्तसादी बहाली के लिए बुनियादी हैसियत इख्तियार कर गया। इनकी कौमी लीडरशिप ने इकोनॉमी की बहाली में सनतकारी के अहम किरदार को न सिर्फ तस्लीम किया, बल्कि इन शोबों को तरक्की देने के लिए मुनासिब हिकमत अमली भी तैयार की गई। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के अलावा जापान की दरामदात पर पाबंदी की हिकमत अमली ने इसकी इक्तसादी बहाली की स्पीड को मजीद तेज कर दिया। दूसरे ममालिक के साथ तिजारती मुआहिदों और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर आला मियार की प्रोडक्ट्स तैयार करके जापान ने इंटरनेशनल मार्केट्स तक रसाई हासिल की और ज़र्रे मुबादला भी कमाया। स्टील, केमिकल, व्हीकल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसी इंडस्ट्रीज पर खास तवज्जो दी गई। इस तरक्की को सहारा देने के लिए जापान ने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में मजीद इन्वेस्टमेंट्स की। मजीद ये कि हुकूमत ने माशी तरक्की को आगे बढ़ाने, रोजगार के मजीद मौके पैदा करने और इलाकाई तरक्की में ताउन करने में छोटे और दरमियाने लेवल के बिजनेसेस को भी खास अहमियत दी। चैप्टर नंबर 6, एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। जापान को एक इनोवेटिव और टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक तरक्की याफ्ता सोसाइटी में तब्दील करने के लिए जापान ने एजुकेशन पर भी खसूसी तवज्जो दी। इस हवाले से जापानीज गवर्नमेंट ने एजुकेशनल सिस्टम में कुछ तब्दीलियां की और साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की तालीम को इम्पोर्टेंस दी। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हुकूमत और निजी शोबों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की। उन्होंने यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर्स और निजी शोबों के दरमियान मजबूत कॉन्टैक्ट को भी फरोग दिया। गवर्नमेंट की पॉलिसी और अमली इकदामात के बाद एक स्किलफुल अफरादी कुव्वत तैयार हुई, जिसने अहम डिस्कवरीज और इन्वेंशंस की और जापान की मईशत को टेक्नोलॉजी से चलने वाली मईशत में तब्दील करने के काबिल बनाया। इसके अलावा जापान की टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ने खुसूसी तौर पर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल पर खुसूसी तवज्जो दी। यही वजह है कि जापानीज प्रोडक्ट्स अपनी क्वालिटी और रिलायबिलिटी के लिहाज से पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। इन तमाम तर स्टेप्स ने जापान को टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस कदर आगे बढ़ा दिया कि जिसके रिजल्ट में जापान इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स और दीगर फील्ड्स में एक लीडर का रुतबा रखता है। चैप्टर नंबर 7, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स एंड लेसन्स ऑफ लर्निंग। सेकेंड वर्ल्ड वार में एटॉमिक बॉम्ब से होने वाली बदतरीन तबाही और इसके बाद की बहाली ने जापानीज नेशन पर गहरे और देर पा असरात मुरतब किए। इस साने ने जापानीज नेशन और उसके लीडर्स को अपनी तारीख और वार के दौरान किए गए इकदामात पर गौर व फिक्र करने पर मजबूर किया। नेशन ने फील किया कि इनकी खुशहाली का रास्ता सनती तरक्की, इंटरनेशनल रिलेशंस को फरोग देना, तिजारत, तालीम और टेक्नोलॉजी से ही वाबस्ता है। इसके अलावा जापान अमन के सफीर के तौर पर भी एक पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है, ताकि आने वाली नस्लें अमन, रवादारी और डिस्प्यूट्स की रोकथाम की अहमियत को समझें। दोस्तों, आपको जापान की तरक्की का ये इंटरेस्टिंग सफर कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। और आपसे एक गुजारिश ये भी है कि किसी भी तरह इस वीडियो पर बस 1000 लाइक कर दें प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब।